to all of you. I hope you all are doing good by staying at home and taking a proper rest and doing studies at the free time. So, last lecture में हमने पढ़ा था electric field intensity at axial line, equatorial line. These two topics are very important. तो इनको आप नोट कर लिया होगा आई होप सो. ठीक है, तो आज का हमारा एक और मेन टॉपिक है गॉस थ्योरम. मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर वन में से यूनिट नंबर वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर वन जो है उसमें अगर कोई टॉपिक में से क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस बनते हैं चैप्टर वन में से वो है गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस. आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर ये गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बट गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा, एरिया वेक्टर पढ़ना पड़ेगा और हमारे पास दो टॉपिक्स और रह गए थे. Electric dipole placed in uniform electric field and non-uniform electric field. Work done on electric dipole. तो आज हम ये सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट. ओके, थोड़ा सा पीके टेस्टिंग कर लेते हैं. तो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो यहाँ पी पॉइंट पे मैंने आपको बताया था जब भी आपको डायरेक्शन कंसीडर करनी है कि ये राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पर आपको टेस्ट करना है कि यहाँ पर चार्ज क्या होगा या यहाँ पे फोर्स क्या होगी, तो आप ये जो पी पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा इसके जूम कर देता हूँ, आपके जो पी पॉइंट दिख रहा है जहां पर आपने कैलकुलेट करना है, लेट द पॉइंट पी इज ऑन द इक्वेटर लाइन, यहां पर आपको कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी. तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज लेना है जो कि पॉजिटिव होता है. तो आपको पी पॉइंट पे लेट क्या करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज दैट इज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसके पास पी पॉइंट के पास. तो अगर पी पॉइंट पे पॉजिटिव हो गया तो ये दो चार्जेस से घिरा हुआ है, एक तो प्लस क्यू चार्ज से और एक माइनस क्यू चार्ज से. तो एक बार ये प्लस क्यू वाला इस पे फोर्स लगाएगा और एक बार ये माइनस क्यू वाला इस पे फोर्स लगाएगा. याद रहे ये जो पी पॉइंट पे आप टेस्ट चार्ज कंसीडर करोगे इसकी वैल्यू कितनी होगी, +1 कूलम, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज. कभी भी हम इसको नेगेटिव कंसीडर नहीं करते, जस्ट फॉर योर कन्वेंशन. ठीक है, जैसे कि हम मैथ्स में करते हैं लेट x इज इक्वल टू दिस, कभी भी -x लेट नहीं करते. ठीक है, तो पी पॉइंट पे आपने क्या मानना है, एक टेस्ट चार्ज मानना है जो कि है पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव, एक बार ये पॉजिटिव वाला इस पे फोर्स लगाएगा, एक बार ये नेगेटिव वाला फोर्स लगाएगा. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल, तो इसीलिए जो E प्लस क्यू दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. और उसके बाद जब पी पॉइंट पे नेगेटिव वाला चार्ज आएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे. तो ये आपको दिख रहा होगा E माइनस क्यू. ये क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. ओके, वैल्यूज लिख लेंगे इनकी. आपको दिख रहा है कि जो E प्लस क्यू है, E माइनस क्यू है, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है. तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम बना सकते हैं. पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपको पता है, वेक्टर r इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा. अदरवाइज आप इनके कंपोनेंट को रिजोल्व कर सकते हो कि जो आपके पास E प्लस क्यू है, एक कंपोनेंट हो जाएगा उसका P E के लॉन्ग और एक कंपोनेंट आप यहां बना सकते हैं, ये ऐसे बना देंगे. ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा बेटा. ठीक है, और कोस, तो ये जो साइन वाले कंपोनेंट है लिखा हुआ है उसमें वो कैंसिल कर देंगे और जो कोस वाले कंपोनेंट है वो एड अप हो जाएंगे. ठीक है, तो हम वहां से भी निकाल सकते हैं. तो ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा. ये है इसका स्पेशल केस. ये जो है ये इसका स्पेशल केस है जब हमारे पास r की वैल्यू ग्रेटर देन a होगी. ठीक है, यहां से बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आर क्यूब है इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा. ठीक है, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्सेल लाइन पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो ट्वाइस है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर लाइन. जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या आया हमारे पास इक्वेटर लाइन पे, के पी का मतलब डाइपोल मोमेंट, 2a/q, ये इसका फॉर्मूला होता है q इंटू 2a या 2a/q डिवाइड बाय r क्यूब. और जब हम एक्सेल लाइन पे देखेंगे तो देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर, 2kp r क्यूब, 2kp r क्यूब.
तो यहाँ से दिख रहा है जो एक्सेल लाइन पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो ट्वाइस होगा जितना एक्सेल इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। तो ये रिलेशनशिप है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो आज का करंट टॉपिक है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इक्वी डिस्टेंट लाइन से हम शो करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो आप देख पा रहे हो, लेट अ डाइपोल बी हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा। लेकिन हमने अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखा, उसको उसको कुछ एंगल पे रखा हमने डाइपोल को। तो दो फोर्स लेंगे यहाँ पे। आप डायग्राम को देखो पहले अच्छे से। आप इस डायग्राम को अगर रोटेट भी करेंगे तो भी आपको आराम से दिख जाएगा। ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, इक्वी डिस्टेंट लाइंस, ये क्या शो कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइंस होती हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। और ऑफ कोर्स एक साइड पे पॉजिटिव होगा, एक साइड पे नेगेटिव होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो दो चार्ज दिख रहे हैं आपको, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब क्लियरली है, अब मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इधर जा रहा है ना, तो ये होगा पॉजिटिव ऑफ कोर्स, और ये क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। अब आपको दिख रहा है डाइपोल का जो एक एंड है वहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो वहां पे हमने फोर्स दिखा दी F, ये वाली फोर्स दिखा दी। सिमिलरली ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर ऐसे दो फोर्स लग गई, ठीक है। ये भी अट्रैक्ट करेंगे, तो उसको ले लिया हमने F इजिकल टू क्यू ई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है बेटा, और चार्ज भी दोनों का अगर मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। तो इसीलिए F इज इक्वल टू मोड क्यू ई लिख सकते हो आप, यहाँ पे मोड लिख सकते हो। मोड का क्या काम होता है, मैथ्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसका मतलब मोड का काम होता है नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना और पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना, ठीक है। मोड हम वहीं पे यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ओके। तो आप यहाँ पे F इज इक्वल टू मोड क्यू ई यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अब आप देख सकते हो। फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू पे कितना चार्ज है, क्यू ई। यहाँ पे आप मोड लगा सकते हो क्यू के आगे, बिकॉज प्लस क्यू वाले पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब माइनस क्यू लिखेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, बट यहाँ पे हम उसका मोड लेंगे। अच्छा, फॉर्मूला कहां से आया, हमने अभी पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, इसी चैप्टर में E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो वहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो एक है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में है, लेकिन अगर हम इसको देखें ये वाले F को, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितनी हो गई, 0, बिकॉज इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग गई। बट जब किसी बॉडी पे, अगर हम इसका एक डायग्राम बना के दिखाएं आपको, यहाँ पे एक टर्म आएगी टोर्क। तो यहां पर अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया एक नंबर का, प्रूव दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। प्रूव दैट when an electric dipole is placed in uniform electric field, prove that net external या net translatory force is zero। यहां पे ध्यान रखना, एक वर्ड आएगा कि when an electric dipole is placed in uniform electric field, prove that net ट्रांसलेटरी फोर्स इज 0। तो यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आप यहां तक कर दोगे, डायग्राम बना दोगे, तो आपको एक नंबर में मिल जाएगा। बट जब किसी एक बॉडी पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगती है तो वहां पर रोटेशनल फोर्स काम में आती है। ट्रांसलेटरी फोर्स तो 0 हो गई, बट वहां पे रोटेशनल फोर्स मतलब टॉर्क आएगा। द फोर्सेस ऑन चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिजल्टिंग इन अ टॉर्क ऑन द डाइपोल व्हिच रोटेट्स द डाइपोल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं डाइपोल का, तो कुछ ऐसा, एक साइड ये है, इधर देखो नीचे की तरफ फोर्स लग रही थी और इधर ऊपर की तरफ फोर्स लग रही थी, ठीक है। और यहां पर इसका सेंटर। तो ये दो जो, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इसे क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कपल, बिकॉज ये पेयर में आती है हमेशा, एक नीचे की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है। तो which will create a torque, the force on charge plus q and minus q resulting in a torque
on the dipole which rotates the dipole in the anti clockwise direction. इसका एग्जांपल अगर देखें तो जो गाड़ी का जो कार का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसका ऐसे नहीं होता। अगर आप एक साइड से ऊपर करोगे दूसरी साइड नीचे करोगे तभी तो घूमेगा वो, ठीक है। विच रोटेट्स द डाइपोल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 10 टॉर्क, क्योंकि देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखो घड़ी तो चल रही है, अगर हम यहाँ पे 12 ले लें और यहाँ पे 3 ले लें तो ये कहां से कहां जा रहा है, 3 से 12 की तरफ जा रहा है तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अगर ये नीचे की तरफ जाता तो क्लॉकवाइज होता। ओके, does the torque tend to align the dipole axis along the direction of field। तो ये टॉर्क कर क्या रहा है एक्चुअली में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में इसको अलाइन करना चाह रहा है, along the direction of electric field। the magnitude of torque is equal to, अब आपको टॉर्क का फॉर्मूला याद होगा 11th में पढ़ा था हमने, फोर्स या डिस्टेंस इनटू फोर्स, r क्रॉस f पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। तो वहां वाला फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या r क्रॉस f। the magnitude of torque is equal to the magnitude of each force multiplied the perpendicular distance, okay। तो यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू QE। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कौन सा, यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको। इस ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन 2a, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a इनटू साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2a इनटू साइन थीटा। और आपको पता है ये क्या होता है हमारे पास, QE इनटू Q इनटू 2a किसका फॉर्मूला होता है बेटा, P का फॉर्मूला होता है, और ये E तो एज इट इज रहेगा साइन थीटा। और आपने 11th में पढ़ा हुआ है जब साइन थीटा आता है साथ में तो दोनों वेक्टर्स कैसे होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है बेटा, कि जब आप स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो अंदर जाएगा, जब आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बाहर आएगा। अच्छा, यहां पर व्हेन वेक्टर P इज अलोंग वेक्टर E, जब P और E की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो ऑफ कोर्स एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट में एंगल कितना हो जाएगा तब, जीरो, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, डायरेक्टली आपको नहीं दिया होगा कि कौन से एंगल पे है, बट ये दिया होगा व्हेन अ डाइपोल रोटेट्स फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको पता रखने की स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब उनके बीच में एंगल जीरो हो या P और E सेम लाइन के अलोंग हो। लेकिन जब व्हेन P इज अलोंग वेक्टर E, P वेक्टर E के अलोंग है बट थीटा कितना हो गया 180, यहाँ पे दिख रहा है आपको दो अलग अलग डायग्राम में। यहाँ पे देखो बेटा पॉजिटिव ऊपर है, यहाँ पे नेगेटिव ऊपर है, तो अब अलोंग तो है एक ही लाइन के, एक ही लाइन में है, बट एंगल 180 का हो गया, तो साइन 180 भी जीरो होता है, बट द डाइपोल विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब थीटा जीरो हो, और अनस्टेबल कब होता है, जब थीटा 180 हो। और ऑफ कोर्स जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो मैक्सिमम टॉर्क, तो कितना होगा, मैक्सिमम टॉर्क। तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। लेकिन जब हमने एक डाइपोल को रखेंगे नॉन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, in either case when vector P is parallel to E or anti-parallel to E, the net torque is zero, but there is net force on the dipole if vector E is not uniform। तो बेसिकली आपने ये ध्यान रखना है कि जब हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस पर टॉर्क एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट नहीं करेगी। बट जब हम उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वहां पे टॉर्क भी एक्ट करेगा और फोर्स भी एक्ट करेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यही बोला आपको, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव दैट नेट ट्रांसलेटरी फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो। ट्रांसलेटरी फोर्स जीरो होगी, लेकिन कब होगी, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। लेकिन अगर उसने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पर फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा। हाँ, इन दो पॉइंट्स को छोड़ के जब वेक्टर P और E आपके पैरेलल हो,
उस कंडीशन को छोड़ के, यहां लिखा हुआ है इन आइदर केस व्हेन वेक्टर p इज पैरेलल टू e और एंटी पैरेलल टू वेक्टर e, मतलब जीरो एंगल हो या 180 हो, नेट टॉर्क इज जीरो, वहां पे टॉर्क जीरो होगा बट फोर्स होगी वहां पर। अदरवाइज हर एक केस में टॉर्क भी होगा, फोर्स भी होगी। व्हेन फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग p, अब मान लो अगर फील्ड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी अलोंग वेक्टर e, नेट टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो, बिकॉज अलोंग है, थीटा जीरो हो जाएगा। व्हेन फील्ड इज डिक्रीजिंग, तो अगेन टॉर्क जीरो बिकॉज एंगल 180 हो जाएगा बट फोर्स रहेगी वहां पर। और किसी भी और कंडीशन पे, मतलब अगर थीटा कुछ भी हो, जीरो और 180 को छोड़कर और कोई भी कंडीशन है, तो हर कंडीशन में टॉर्क भी होगा और फोर्स भी होगी, दोनों होगा नॉन यूनिफॉर्म में। लेकिन यूनिफॉर्म में फोर्स नहीं होगी, सिर्फ टॉर्क होगा। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं, एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये भी कई बार पेपर में आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। दो चार्जेस हैं प्लस और माइनस 10 माइक्रोकूलम विच आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, जिनको हमने 5 मिलीमीटर दूर रखे दूसरे से। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो यहां पर पहला केस ही करते हैं। पहले तो ये दो चार्जेस हैं, एक -10 और एक +10, आपको पता चल रहा है एक डाइपोल है ये, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 मिलीमीटर। कितना डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर। तो वो कह रहा है एक P पॉइंट है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, यहां पर, यहां एक्सिस ऑफ द डाइपोल ये दिख रहा है आपको। इसने क्या कर रखा है, इसी क्वेश्चन में दो बना रखे हैं। वो एक बार क्या कर रहा है, एक बार वो एक्सेल लाइन का पूछ रहा है, एक बार वो इक्विटोरियल लाइन का पूछ रहा है। मतलब एक बार वो 15 सेंटीमीटर एक्सेल लाइन पे, एक बार 15 सेंटीमीटर इक्विटोरियल लाइन पे। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट P। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो आगे वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, तो Q की वैल्यू हमें पता है 10 माइक्रोकूलम है, इंटू डिस्टेंस कितना है 5 इंटू, तो P की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। अब अगर वो एक्सियल लाइन पे है तो सिंपल सा हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्सियल लाइन का फॉर्मूला क्या है 2kpr क्यूब, तो P की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इधर। अब इसका देखो बेटा केस B पढ़ो इसका। अगर एक्सियल लाइन पे है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये शॉर्टकट है ऑफ कोर्स। ठीक है, अब पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस। अब वो कह रहा है एक बार 15 सेंटीमीटर एक्सेल लाइन पर और एक बार 15 सेंटीमीटर इक्विटोरियल लाइन पर। तो ये ध्यान रखना, यहां पर एक बार R कितना हुआ 15 सेंटीमीटर, किस तरफ, एक्सेल लाइन की तरफ, एक बार 15 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जब इक्वेटोरियल लाइन पे होगा तो KP अपॉन R क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको भी आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, न्यूमेरिकल जरूर सोल्व करने हैं बेटा आपने। नेक्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होती है, discontinuous and continuous charge distribution. There are two types of distribution of charge on a body, discontinuous and continuous. Discontinuous क्या होती है, in this distribution the charges are distributed randomly, non uniformly होता है। discontinuous है नहीं है, non uniformly, continuous में equally distributed in a body or object। अब continuous charge distribution के तीन further types हैं, लीनियर, लीनियर का मतलब वन डायमेंशन बेसिकली। ठीक है, आपको पता है तीन डायमेंशन लीनियर, उसके बाद सुपरफिशियल मतलब टू डायमेंशनल, ठीक है, या तो एरिया, और तीसरा वॉल्यूम 3 डायमेंशनल। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। अगर एक बहुत लंबी वायर है जिसकी जो थिकनेस है बहुत ही कम है, बहुत ही पतली वायर है लेकिन बहुत लंबी वायर है, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि उसकी जो लेंथ है वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, तो उस कंडीशन में हम उसको वन डायमेंशन मान सकते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा से डिटरमाइन करते हैं Q अपॉन L, तो C अपॉन मीटर। ये लिखा है चार्ज स्ट्रेट वायर, चार्ज सर्कुलर रिंग, ये एग्जांपल्स हैं। सेकंड है सरफेस टू डायमेंशनल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट
एरिया। अब हम एरिया की बात करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया तो उसका होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके एग्जांपल्स अलग अलग। वॉल्यूम, वॉल्यूम कब, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, थ्री डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, इसका होता है कूलम पर मीटर क्यूब, चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एरिया वेक्टर क्या होता है। पहली बात तो एरिया वेक्टर की हम बात ही क्यों कर रहे हैं। देखो, एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट लिखा हुआ है यहां पर एक बिल्कुल क्लियरली वर्ड लिखा हुआ है बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन के लिए मतलब एक्सप्लेन करने के लिए फिनोमिना को, कन्वेंशन के लिए, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए हम क्या कर रहे हैं, द वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट, with every area element of a closed surface is taken to be in the direction. The vector associated with every area element, area element का मतलब अब हम टोटल एरिया को तो नहीं निकाल सकते, हम उसे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं और उसका हम वेक्टर एसोसिएट कर लेते हैं उसके साथ एक, of a closed surface is taken to be in the direction of the outward normal, और ये हमेशा नॉर्मल होगा आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ, मतलब अलोंग परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के। तो डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एस जो कि स्केलर क्वांटिटी है इनटू यूनिट वेक्टर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर बनाने अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें सो इट विल बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। Here delta S is magnitude of the area element and vector n is unit vector in the direction of outward normal। और ये हम अभी प्रूव भी करेंगे कि E और ds मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डेल्टा S में जो एंगल बनेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिकॉज हम गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बताया इसकी एप्लीकेशंस आती हैं, तो गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं सिंपली इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, बेसिकली मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, वो हमें क्या बताएगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, वैसे भी फ्लक्स का मतलब होता है जमावड़ा एक तरह से, मतलब कितनी सारी लाइंस कंसंट्रेटेड है वहां पर। ठीक है, जितनी ज्यादा लाइंस निकले क्रॉस करेगी उस पर्टिकुलर एरिया को उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया। The electric flux delta Q through an area element delta S vector in an electric field vector E is defined as delta phi is equal to, phi से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, is equal to वेक्टर E into delta S, और जब हम इसको वेक्टर हटाएंगे आपको पता है E delta S cos थीटा, और यहाँ पे आप n कैप भी लिख सकते हो अपने पास, आप चाहो तो यहाँ पे n कैप लिख सकते हो, बिकॉज डेल्टा S की वैल्यू क्या है हमारे पास, n कैप इंटू डेल्टा एस। और लेकिन आपको पता है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, तो डेल्टा एस में को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, बिकॉज यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है 1। ठीक है, तो अगर डेल्टा एस को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डेल्टा एस ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे चाहे लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हम पीछे पढ़ा है डेल्टा एस वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ठीक है, डेल्टा एस इंटू एन कैप। ठीक है, हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड डेल्टा एस, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म सरफेस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म है तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फाई इज इक्वल टू, इसे बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, ये जो है सरफेस इंटीग्रल है यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू ईडीएस कोस थीटा। आज जब हम इसके वेक्टर को एक्सपेंड कर देंगे तो ईडीएस कोस थीटा। ठीक है, द सर्कल ऑन द इंटीग्रल साइन इंडिकेट्स दैट द सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन इज क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। फॉर अ क्लोज्ड सरफेस the flux comes outside from the surface is taken positive and flux going inside to the surface is taken negative। ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ है थीटा अगर 90 से बड़ा हुआ तो नेगेटिव। उसका रीजन क्या है, देखो सिंपल सी बात है, cos की वैल्यू 90 से ऊपर नेगेटिव हो जाती है।
लेकिन अगर 90 से कम लेंगे तो पॉजिटिव हो जाती है। ये आप सबको पता है, मैथ्स में आप पढ़ चुके हो। कोस की वैल्यू 90 से अगर आप बोलोगे, कोस 100, कोस 120, उन सबकी वैल्यूज नेगेटिव होती है बेटा। लेकिन अगर 90 से बिलो लोगे तो कोस की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। ये न्यूमेरिकल्स हैं, जरूर पढ़ने आपने न्यूमेरिकल्स, सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, आप जरूर पढ़िए न्यूमेरिकल्स को। नेक्स्ट, अवर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस S in vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge capital Q contained inside S। एक सरफेस है मान लो S, ठीक है, उसमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है over a closed surface S in vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge capital Q contained inside S, contained inside S, ठीक है। तो phi is equal to वेक्टर E into ds वेक्टर is equal to Q upon epsilon, जितना उसमें चार्ज है डिवाइड बाय 1 by या मल्टीप्लाई बाय 1 by epsilon naught। The charges inside S may be point charges or even continuous charge distributions, and the location of capital Q inside S does not affect the value of surface integral. The surface chosen to calculate the surface integral electric field is called Gaussian surface। यहाँ पे एक और टर्म आपको पढ़नी पड़ेगी जब आप गॉस थ्योरम पढ़ोगे, गॉसियन सरफेस। अब उसका रीजन क्या है? गॉसियन सरफेस क्या होती है? बेसिकली गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है। और हम ये क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हम उस गॉसियन सरफेस के अंदर कंसीडर करेंगे कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पर गॉसियन सरफेस के अंदर। तो इसीलिए गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन्स टू बी सेम, ठीक है। प्रूफ क्या है इसका? हम एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेते हैं जो कि एक स्फीयर के सेंटर पे पड़ा है, जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल r। तो हम क्या करेंगे? अब देखो यहां पर या तो एंगल 0 होगा या 90 होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर और भी एंगल होगा तो उसकी वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे। तो अगर हम ले एंगल 0 है, एक छोटी सी हम कंसीडर करें एरिया इसका, ये एक बहुत बड़ा स्फीयर है, आपको दिख रहा है डायग्राम में। हम इसका बिल्कुल छोटा सा पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा पार्ट, ये जो आप देख रहे हो ds, इसका पूरा पूरा जो एरिया है उसका है s, लेकिन हम उसका बिल्कुल छोटा सा एक एरिया एलिमेंट ले रहे हैं ds, और यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर दिखा रहे हैं वेक्टर n। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएं तो ऐसे जाएगा बाहर की तरफ, तो E और N का एंगल 0 हो जाएगा, तो इसलिए थीटा कितना हो गया? 0, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, क्या फॉर्मूला होता है? K Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर, ठीक है। और हमें पता है वेक्टर ds इज इक्वल टू ds इंटू एन कैप, ds इंटू एन कैप, ओके। तो यहां से हम ले लेंगे सो द फ्लक्स d फाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू ds। तो वेक्टर E की वैल्यू पता है, ds की वैल्यू पता है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और जब पुट करेंगे तो यूनिट वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर 1 होता है, तो k q अपॉन r स्क्वायर इंटू ds। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एंटायर सरफेस, ये तो हमने निकाल दिया उसके छोटे से एरिया पे, ये तो हमने छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, ds एरिया के लिए। और आपको पता है कि जब भी हम एक छोटे एलिमेंट का फ्लक्स निकाल लेते हैं तो हम टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? बाय इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेशन का बेटा मतलब ये होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करना। डिफरेंशिएशन का मतलब कहाँ यूज करते हैं हम? जब हमने बड़े पार्ट से छोटे पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इंटीग्रेशन हम यूज ही करते हैं जहां पर हमने छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करके एक बड़ा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पे हमने छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, तो जब हमें पूरा ओवरऑल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो फाई इज इक्वल टू, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे वेक्टर E इंटू ds। तो ds को इंटीग्रेट करेंगे, ये सरफेस कैसी थी? स्फेरिकल सरफेस थी, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, पुट कर देंगे यहाँ पे जो आएगा q नोट, किसके इक्वल आ गया ये? q अपॉन एप्सिलॉन नोट, सब कट जाएगा यहाँ से, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या आ गया? q बाय एप्सिलॉन नोट। और ये ध्यान रखना
अगर आपको किसी भी थ्योरम को प्रूव करना है तो हमेशा उसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। इट प्रूव्स गॉस थ्योरम। अब यहां पर एक उसने नोट दिया है, इफ देयर आर n पॉइंट चार्जेस Q1 से लेके Qn, तो जो टोटल चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 प्लस डैश 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 Qn, कैपिटल Q आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक चार्ज ना हो, बहुत सारे चार्ज होते हैं, तो टोटल चार्ज आता है हमारे पास यहाँ पर, ना कि सिंगल चार्ज। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल किया हुआ है, न्यूमेरिकल जरूर आप सोल्व कीजिएगा। ये वाला न्यूमेरिकल मैं एक बार बताना चाहूंगा, ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ रखा है। इवन लास्ट टाइम जो प्री बोर्ड्स हमारे पास पेपर आए थे उसमें भी न्यूमेरिकल था, तो ये न्यूमेरिकल मत छोड़ो, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, एप्लीकेशन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए हम न्यूमेरिकल ये करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसे अच्छे से देखिएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर Ex is equal to अल्फा x की पावर 1/2, Ey 0, Ez 0। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है, अल्फा अंडर रूट x, इन विच अल्फा की वैल्यू कितनी है 800। कंसीडर द क्यूब, कंसीडर द क्यूब एज शोन इन द फिगर एंड कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट करो, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, चार्ज विद इन द क्यूब कैलकुलेट करना है, एज्यूम a इज इक्वल टू 0.1। अब आप देख पा रहे हो बेटा यहाँ पर ये क्लियरली हो गया। आपको क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ना है आपने, क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है, बिकॉज Ex की वैल्यू है अल्फा x की पावर 1/2, Ey और Ez 0 है। ठीक है, ये मैं अगेन बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल में इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज ये न्यूमेरिकल बहुत बार पेपर में आता है गॉस थ्योरम में से। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 800 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आपके पास x एक्सिस के अलोंग है, y और z के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और यहाँ पर जो ये a दे रखा है, a की वैल्यू है 0.1 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आपको x एक्सिस के अलोंग सिर्फ दो ही सरफेस है, एक तो ये वाली जिसको मैं लिख रहा हूँ 1, और एक ये वाली जिसको मैं लिख रहा हूँ 2, 1 और 2, बिकॉज जो बाकी जितनी सरफेस है y और z के अलोंग है, तो उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बिकॉज हम पहले ही पढ़ चुके हैं Ey और Ez 0 है, तो सिर्फ हमने 1 और 2 का लेना है। लेकिन आप ये ध्यान रखो, जो फर्स्ट वाली सरफेस है वो a डिस्टेंस पे है, लेकिन जो सेकंड वाली जो सरफेस है वो 2a डिस्टेंस पे है, बिकॉज a और a 2a डिस्टेंस पे है, तो आपने डिस्टेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, हेयर Ex की वैल्यू इतनी है, Ey Ez की वैल्यू 0 है, अल्फा की वैल्यू इतनी दे रखी है, a की वैल्यू इतनी दे रखी है। देखो बेटा, जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो आपने ऐसे ही सोल्व करना है। इससे क्या होगा कि डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, और एग्जामिनर जब या चेकर जब पेपर चेक करेगा तो वहां पर ही जो इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे ने लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली ही नोज समथिंग। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली एक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, सो फाई ईडीएस इज इक्वल टू 0 फॉर 4 फेसेस। मतलब आपको दिख रहे हैं यहाँ पर दो फेसेस x के अलोंग, दो फेसेस y के अलोंग, दो फेसेस z के अलोंग, तो y और z के अलोंग जो 4 फेसेस हुए टोटल, उनके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 है, ये तो पहले ही पता है। अब x इज इक्वल टू a, मतलब ये जो पहले वाला जो फेस था, लेफ्ट वाला जो फेस है, उसके लिए डिस्टेंस कितना है a, तो अल्फा a की पावर 1/2, तो यहां पर अल्फा सॉरी फाई l पुट कर लेंगे, el इंटू डेल्टा s, अल्फा a पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर, बिकॉज ये कैसा है, आपके पास एक स्क्वायर की तरह होगा, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, cos 180, cos 180 बिकॉज ये लेफ्ट साइड की तरफ है, तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही जो राइट फेस है, राइट फेस कितने डिस्टेंस पे है बेटा, 2a डिस्टेंस पे है, तो x कितना हो गया, a प्लस a 2a, तो er कितना होगा, अल्फा इंटू x था ना, x की वैल्यू यहाँ पे 2a हो जाएगी, 2a की पावर 1/2, इसको फिर पुट करेंगे, फाई r निकाल देंगे, फाई आर निकाल देंगे, ई आर इंटू डेल्टा एस, तो अल्फा इंटू 2a की पावर 1/2 इंटू a स्क्वायर, अगेन डेल्टा एस सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड का स्क्वायर, तो यहां से ये फॉर्मूला आ गया। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई आर प्लस फाई एल, तो यहाँ पे जब वैल्यू हम पुट करेंगे, देखो ये माइनस का है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 1.05 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम।
अब दूसरा उसने पूछा चार्ज भी निकालना है बेटा आपको, ये तो हमने निकाल दिया, फ्लक्स निकाल दिया, टोटल फ्लक्स। अब चार्ज भी निकालना है, तो बाय गॉस थ्योरम Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई, फाई की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 10 की पावर माइनस 12, सो दिस इज इट। सो थैंक यू ऑल, आई होप ये न्यूमेरिकल आप जरूर कीजिए, ये न्यूमेरिकल बहुत बार पेपर में आया है, और डेफिनेटली ये आपका गॉस थ्योरम हम आगे पढ़ेंगे, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल जरूर कीजिएगा आप, ठीक है।